हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, हम आ चुके हैं आपके लिए एक अनदर आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जिसमें गाइस आज जैसे कि हम सब जानते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कट ऑफ की हम बात करेंगे, क्योंकि गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं कल ही आपका आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आया है। तो नाउ एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर कि भाई अब क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ इज दी ओनली थिंग जो कि अब इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, आंसर की आ गया। वैसे ही गाइज आंसर के आने के बाद एक और बड़ा ब्लंडर हो गया है। वो क्या हुआ है वो आपको वीडियो के एंड में पता जरूर से चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना। अगर आपने आंसर की देख ली है तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इन बच्चों ने जिन्होंने आंसर की देख ली है उनको नहीं पता चला है, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है पर वो ऑब्जेक्शन करने से कतरा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि मैं वीडियो के अंत में जरूर से शेयर करूंगी। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, बीच में कहीं भी स्किप मत करना। चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ उसी के बाद आपको हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है समय समय पर आपके पास मिलती रहेंगी। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, उसी के साथ साथ गाइज हम डिस्कस करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, सेफ स्कोर भी हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग जोन से अलग अलग मार्क्स की हम बात करेंगे। एंड यस, जैसे कि जो मेन मुद्दा है ही कि आंसर की आउट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड चीजें भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। तो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लो कि आरआरबी एनटीपीसी वालों ने आपका आंसर की रिलीज कर दिया है 1 जुलाई को, कल ही उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब हुआ क्या है गाइस, आंसर की तो आ गई है, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हुई है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, शायद 8-10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके मतलब विच आई हैव कम अक्रॉस, जिनका आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हो 100%। अब ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ आपको, तो उसमें हुआ क्या है गाइस, गलत आंसर्स उसमें मार्क कर दिए गए हैं। ठीक है, जो आपकी आंसर की आई है ना, उसमें गलत आंसर्स को करेक्ट आंसर्स बता दिया गया है। तो ये हुआ है आंसर की का जो ब्लंडर मैं जो अभी आपको बता रही थी। तो ये जो आंसर की रिलीज करी गई है ये 100% सही नहीं है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लगा दें, बहुत से सोच रहे हैं कि नहीं लगाएं, वेट कर रहे हैं कि कोई और भी ऐसा मिल जाए जो कि शायद ऑब्जेक्शन लगा रहा हो। पर हाँ गाइस, बिल्कुल कतराइए मत, अगर आपने सही आंसर पे लगाया है तो जरूर से ऑब्जेक्शन लगा दो। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं वीडियो के आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, जिनके लिए एनटीपीसी वालों ने गड़बड़ कर दी है और गलत आंसर को सही आंसर चुन के बता दिया है। ठीक है, तो वो चीजें आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। अब बात कर रहे थे हम आंसर की, तो गाइज क्योंकि अब आंसर की आ गई है, ऑफिशियल जो आपकी आंसर की है वो रिलीज हो गई है। आपकी आंसर की के साथ साथ जो रेस्पॉन्स शीट होती है वो भी अब आप एक्सेस कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपके आरआरबी के जोन के अकॉर्डिंग जो भी वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर आप अपनी जो रेस्पॉन्स शीट्स हैं उनको भी देख सकते हो। और जो आंसर की है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक आंसर के, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं टोटल सारी ही शिफ्टों के मिला के, कुछ 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप 100% ऑब्जेक्शन जिस पर रेज करो, क्योंकि वो गलत आंसर्स को सही बना के भेज दिया गया है। अब गाइज यहाँ पर क्योंकि हम एनटीपीसी के पेपर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चीजें मैं एनटीपीसी से रिलेटेड आपको बता देती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी। तो गाइज, कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक्चुअल में अपीयर करा था इस एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, तो गाइज वो है 26 लाख। ठीक है, टोटल 26 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपीयर करा था एग्जाम के लिए, जिसमें से कैटेगरी आंसर की हो गई आपकी, स्टेटस रिलीज हो चुका है, रिलीज डेट भी आपको बताई है कि 1 जुलाई को, कल ही जो आपकी आज की आंसर की है वो आई है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपको चाहिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी के द्वारा, डीओबी से मेरा मतलब है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, अपना लॉग इन कर सकते हो, आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्जेक्शन विंडो कब से कब तक ओपन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि भाई ऑब्जेक्शन विंडो कब से कब ओपन है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्शन डालो, क्योंकि वो गलत आंसर्स मार्क कर दिए गए हैं।
तो गाइज जो आपकी ऑब्जेक्शन विंडो है ये 6 तारीख तक ओपन है। इसका मतलब ये है कि 6 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी आंसर के लिए। ऑब्जेक्शन की फीस लेकिन आपको कुछ देनी पड़ेगी। तो गाइज वो फीस क्या रहने वाली है, तो गाइज हर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्शन फी। इसके अलावा एनटीपीसी की जो फाइनल आंसर की है वो गाइज अभी रिव्यू चल रहा है, और जो ऑब्जेक्शंस अभी आप डालेंगे, अभी आप जो रेस करेंगे उसके बाद फिर वो फाइनल जो होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो गाइज rrb.dgalm.com ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको आप विजिट कर सकते हो। और विजिट करने के बाद फिर आपको चेक करना है, जो कुछ भी स्टेटस आप चेक कर सकते हो। अब गाइज इस तरह का कुछ आपका आंसर की होने वाला है। ठीक है, इस तरह का आपका जो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है आंसर की फोटो लगाई है, आप देख सकते हो इस तरह से। ये जो है ये आपकी 5 जून के पेपर की स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ओके गाइस, अब ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि आपको देख लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सारी ही चीज़ें मेंशन है। चाहे वो आपका टाइम स्केड्यूल हो, मतलब कब जो आंसर की रिलीज किया गया है, कब से कब तक आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हो, कब से कब जो क्वेश्चन व्यूइंग जो विंडो है ये कब से कब तक खुली रहेगी, कब बंद होगी। तो टाइम स्केड्यूल यहाँ पर मेंशन है, ये आप जरूर से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो कब से कब ओपन है, ऑब्जेक्शन विंडो रेज करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कितना आपको फी पे करना पड़ेगा अगर आप एक ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपने पढ़ लिया हो सारा ही जो भी यहाँ पर गिवन है। आई होप यू गाइस हैव रेड इट। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं पेमेंट का जो मोड है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है। तो दीज आर सम मोड ऑफ पेमेंट जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, और रेज करने के लिए जो भी पेमेंट करनी है वो आप पे कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन भी गिवन है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आपको किस तरह से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिटेल जो प्रोसीजर है वो मैं अभी आपको बता दूंगी, तो आप उसके थ्रू अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए या वट एवर द केस में भी, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑब्जेक्शन रेज करना है, अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है, तो गाइज लास्ट डेट जो है वो 6 जून है, इस चीज को नोटिस कर लेना। 6 जून एट 23:55 यानी कि 11:55 तक का ही आपके पास समय है। तब तक हमारी जो ये आरआरबी की जो विंडो है, ऑब्जेक्शन विंडो है, ये ओपन है। तब तक आप रेज कर सकते हो इफ यू गाइज कम अक्रॉस एनी ऑब्जेक्शन। और फिर उस ऑब्जेक्शन के बाद एक फाइनल जो आंसर की होगी वो बोर्ड के द्वारा शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ गाइस जो डिसीजंस रहेंगे वो आरआरबी लेगी। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शंस आप रेज करोगे उस पर डिसीजन लिया जाएगा वेदर और नॉट दोज ऑब्जेक्शंस आर करेक्ट, या फिर उसके पास फर्दर क्या करना है, वो सारी चीजें बोर्ड ही देखेगा और उस पर फिर रिप्लाई करेगा। एंड यस, कैंडिडेट्स कैन वेट फॉर दैट रिवर्ट टू कम। अब गाइज मैं आपको बता देती हूँ आपको आंसर की किस तरह से डाउनलोड करनी है, किस तरह से आप अपना रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हो। इफ गाइज हैव हैड डन इट ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं करा है या करना चाह रहे हैं या कहीं किसी तरह से अटक रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टेप्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी रीजनल वेबसाइट जो भी है आरआरबी की, सबसे पहले आपको उसे विजिट कर लेना है। ठीक है, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है, वहां पे फिर आप अपनी रीजनल वेबसाइट को खोलो, उसको लॉग इन करो, और जो एक पेज ओपन होगा वहां पे आप होम पेज पे देख सकते हो, वहां पे आप इस तरह से टाइटल के अंदर एक लिंक आ रहा होगा, ठीक है, कि आरआरबी एनटीपीसी आंसर की, इस तरह का आपको अपने पेज पर ही देखने को मिल जाएगा। जो होम पेज है ना, अभी वो होम पेज पर ही फ्लैश कर रहा है बिकॉज इट इज अ वेरी पॉप न्यूज, हॉट न्यूज। तो आप आरआरबी एनटीपीसी आंसर की रेस्पॉन्स शीट
ऑब्जेक्शन ट्रैकर और क्वेश्चन पेपर सेंड 5 2024, इस तरह का जो आपको टाइटल मिल रहा होगा वहां पर आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद एक इंटरफेस सॉरी उसके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपना यूजर आईडी डाल देना है और अपना पासवर्ड डाल देना है। तो गाइज यूजर आईडी डालने के लिए क्या करना है, यूजर आईडी तो कुछ नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही आपका यूजर आईडी है। जो पासवर्ड है, पासवर्ड डालने के लिए आपको क्या करना है, पासवर्ड जो भी आपने अपना जनरेट करा था, आपका जो डीओबी डाला था आपने और पासवर्ड को जनरेट करा था वाइल यू वर फिलिंग द फॉर्म, वो आपको पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट आपको क्या करना है, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद गाइज जितने भी आपने, आपका रिस्पॉन्स शीट सामने आ जाएगा और रिस्पॉन्स शीट में आपको जितने भी आपने वो आंसर्स दिए थे, यू नो जितने भी आपने आंसर्स मार्क करे थे एग्जाम में, वो सारा आपका रिस्पॉन्स शीट खुल के सामने आ जाएगा। आपके करेक्ट आंसर्स जो होंगे, जो कि आंसर की के मुताबिक आप देख पाओगे, वो भी वहां पर चेक कर लेना और जो आपने आंसर्स मार्क करे हैं वो भी आप वहां पर देख सकते हो। जितनी भी क्वेश्चन आईडीज हैं और जो आंसर स्टेटस है वो सब कुछ वहीं पर मेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड पीडीएफ बटन पे क्लिक कर देना है, अपना आंसर की को सेव कर लेना है और जो क्वेश्चन पेपर भी उसी के साथ गिवन होगा उसको भी सेव कर लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, जिससे कि अगर आपको कहीं कुछ भी उठ के एकदम से ध्यान आ जाए, हाँ भाई मुझे ये चेक करना था फलाना ढिमकाना, सो दैट वुड बी अवेलेबल विथ यू, यू नो हैंडी होगा। स्टेप नंबर 7, एट लास्ट आपको क्या कर लेना है, अपने फाइल को सेव कर लेना है अपनी डिवाइस पे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और यस, अगर आपको किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज करना होगा तो वो उस समय में आपको हेल्प करेगा। सो इजी है, कुछ टफ नहीं है, दिस इज द होल एंड सोल प्रोसेस। इस तरह से आप अपना आंसर की, अपना रेस्पॉन्स शीट सब देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देख लो गाइज, अब जो मार्किंग स्कीम होती है ना, वो मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है, मतलब जो मार्किंग होता है, जो नंबर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतने इतने मेरे नंबर आए हैं, वो किस तरह से डन होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप मोटा मोटा जान लो कि भैया इतने इतने मेरे मार्क्स आए हैं और अगर इतने इतने आए हैं, इतना इतना कट ऑफ जाएगा, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ CBT2 के लिए। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है जो कि मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ, बता चुकी हूँ, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ठीक है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, और जो टोटल स्कोर होगा वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। अब जो टोटल स्कोर रहेगा उसमें से आपको 1/3 मार्क जो है हटा देना है अगर आपने कोई आंसर गलत करा है तो, क्योंकि हर एक गलत जवाब के लिए आपका 1/3 मार्क कट जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात है, अगर आपने तुक्का मारने से बचे हो और अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसका जवाब नहीं पता है, तो उसका आपका किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं कटेगा, ना तो प्लस में रहेगा ना नेगेटिव में रहेगा। तो दैट इज समथिंग जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने 70 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है, लेकिन आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो टोटल मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक सही जवाब के लिए आपको 70 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब क्योंकि आपने 10 गलत जवाब दे दिए हैं तो भाई उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली होगी, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग अब कैसे होगी, जो आपके 0.33 मार्क्स हैं, 0.33 क्यों, क्योंकि 1/3 मार्क आपका कटेगा, इंटू 10 कर दो, क्योंकि आपने 10 गलत जवाब दिए हैं, तो 10 इंटू 0.33 कर दो। जब 10 इंटू 0.33 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.3 मार्क्स। ठीक है, तो ये 3.3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और टोटल स्कोर कैसे निकाल लोगे, टोटल फिर कुछ नहीं करना है, आपका जो सही जवाब थे जिसमें आपको 70 नंबर मिले थे, उसमें से 3.3 को डिडक्ट कर देना है, यानी कि 66.7 मार्क्स जो होंगे ये आपके अल्टीमेट स्कोर है जो कि आपने 100 में से अटेंड करा है, तो ये फाइनल स्कोर हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग, जिस तरह से आप अपना स्कोर देख सकते हो, आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो कि भाई इस तरह से मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, ओके गाइस, अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने आंसर की को रैंक मित्रा पे भी देखा है। ठीक है, उनको एनालाइज करा है, अपनी रैंक को एनालाइज करा है और रैंक गुरुजी पे भी देखा है। तो रैंक गुरुजी का डेटा और रैंक मित्र का जो डेटा है
वो आपको मैं उसके हिसाब से बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कि क्या आपका कट ऑफ रहेगा। सो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट कि भाई रैंक मित्रा पे क्या स्टेटस रहा है। सो गाइज रैंक मित्रा पे कुल 1,64,893 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक मित्रा को एक्सेस करा है अपनी रैंक जानने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रैंक गुरुजी पे जाकर भी अपनी रैंक को कैलकुलेट करा है। अब नाउ लेट मी जस्ट टेल यू रैंक गुरुजी पे कितने लोगों ने देखा है। सो गाइस सम अराउंड 70,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 70,860 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक गुरुजी को एक्सेस करा है अपनी रैंक जानने के लिए। और ये पाया है कि जो एवरेज मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 53.91% आउट ऑफ दीज 70,000 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आपका कट ऑफ निकालने के लिए। ओके गाइज, अब कुछ ऐसे भी शिफ्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपका 5 तारीख से लेके 24 तारीख तक का जो पेपर हुआ था, ठीक है, जिसमें जितनी भी शिफ्ट रही थी उसमें एवरेज स्कोर कितना रहा है। अब उसमें अगर मैं टफेस्ट शिफ्ट की बात करूँ ना, तो गाइज जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो आपकी रही है 5 जून की, आपकी जो 4:30 बजे की शिफ्ट रही है, यानी कि एग्जाम शिफ्ट जो आपकी 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक की रही है आपकी 5 तारीख की। ठीक है, उसमें जो एवरेज मार्क्स अगर बच्चों ने पाए हैं तो वो जो एवरेज मार्क्स उन्होंने पाए हैं 49। ठीक है, 49.48624, ये वो एवरेज मार्क्स हैं जो कि 5 जून की ये जो शिफ्ट है ना, जिसमें 4:30 वाली जो शिफ्ट है, 4:30 वाली शिफ्ट के बच्चों ने 49.48624 मार्क्स पाए हैं। ये जो शिफ्ट है ना, ये पूरे ही एग्जाम की टफेस्ट शिफ्ट कहलाई है। अब क्योंकि टफेस्ट शिफ्ट कहलाई है तो नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें फिर काम रहेगा, रोल रहेगा, कुछ 10-12 नंबर जो हैं वो इस शिफ्ट के बच्चों को जरूर से दिए जाएंगे, क्योंकि ये टफेस्ट शिफ्ट कहलाई है। जिसमें कितने स्टूडेंट्स बैठे थे इस पर्टिकुलर शिफ्ट के, तो वो भी मैं आपको डेटा के हिसाब से बता देती हूँ। गाइस 3155 स्टूडेंट्स ऐसे थे, ठीक है, टोटल 3,155 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठे थे और उन्होंने पेपर दिया था। सो उनको डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का उनको हेल्प मिलेगा। अब बात कर लें गाइज इजीएस्ट शिफ्ट की, तो गाइज वही 5 तारीख से लेके 24 तारीख तक के पेपर में अगर मैं देखूं कि भाई इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी रही है ना, तो इजीएस्ट जो है वो आपकी रही है 23 जून की। ठीक है, 23 तारीख की आपकी वही अगेन 4:30 बजे वाली जो शिफ्ट रही है वो सबसे ही आसान रही है, जिसमें एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें एवरेज मार्क्स रहे हैं 57। ठीक है, 57.29652 ये एवरेज मार्क्स रहे हैं। और इफ वी टॉक अबाउट कि कितने कैंडिडेट्स बैठे थे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, सो गाइस 3650 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठ के पेपर दिया था। ठीक है, सो यस, दैट वाज द इजीएस्ट शिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये हम इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट जो भी रही है वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसका आपको जवाब आगे मिलेगा, क्योंकि हम कट ऑफ निकाल रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ निकालना है तो ये सारी चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की जिसकी हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए थे, साथ में जो है कट ऑफ। ठीक है, जिसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ देखने के लिए गाइस हमें क्या चाहिए, वो सारे मार्क्स जो बच्चों ने पाए हैं और किस रेंज में पाए हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो मार्क्स पाए हैं, जिससे कि मैं कंपटीशन लेवल जो है उसको फिल्टर आउट करके ये बता पाऊं कि भाई कितने परसेंट ऐसे लोग हैं उनको इतना प्रतिशत मुनाफा उससे मिला है। सो गाइज अगर मैं 90 मार्क्स की बात करूँ ना, खैर 90 तो यहाँ पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है, किसी भी कैटेगरी में नहीं दिख रहा है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट गाइज अगर मैं देखती हूँ 89 का मैंने सुना था यहाँ पर 85, यस 85 से लेके 89 की जो कुछ बच्चे हैं जिनके 85 या 85 से ज्यादा आए हैं, वो कितने बच्चे रहे थे। ठीक है, तो गाइज वो रहे हैं टोटल 55 बच्चे। 55 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 85 या 85 से ज्यादा मार्क्स अटेन करे हैं।
अब वो मैं अगर बताऊं कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो गाइस 19 यूआर से हैं, 29 ओबीसी से हैं, 7 ईडब्ल्यू से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, और एससी एसटी से उसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये है 85 मार्क्स वाले बच्चों की। ठीक है, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 85 या 85 से ज्यादा भी है इसमें। ठीक है, इसी उसमें 85 से ज्यादा, तो वही है 85 से 90 वाली रेंज है यहाँ पे। इसी तरह से गाइस 80 टू 85 वाली रेंज में आपके पास 1044 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एकदम से देखो कितना फर्क आ गया। तो 1044 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 80 से 85 की रेंज में आ गए हैं। 339 जिनमें जो हैं यूआर से हैं, 506 आपके ओबीसी से हैं, 170 ईडब्ल्यूएस से हैं, 27 एससी से हैं, और 2 एसटी से हैं। इसी तरह से गाइस 75 नंबर वालों का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। सब 70 और 70 से अधिक वालों का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, और 65 और 65 से अधिक वालों का डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना। ये देखने के बाद आपको पता पड़ेगा कि कितना तगड़ा आपने कंपटीशन फेस करा है, कितना तगड़ा सच में आरआरबी एनटीपीसी का इस साल कंपटीशन रहा है। जबकि मात्र वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी इतनी नहीं थी जितना हद तक उसके लिए फॉर्म्स आए हैं, है ना। आवेदन जितने आ गए उतना वैकेंसी तो नहीं है। इसी रीजन के कारण वहां पर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा देखने को मिला है। अब बात करें बाकी के गाइस, 50 की रेंज में भी है, 45 की रेंज में। और ये जो डेटा है गाइस, ये सारा का सारा जो डेटा है, ये वो डेटा है जो कि रैंक मित्र के द्वारा हमें मिला है। ठीक है, वो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद कि हाँ भाई इतने परसेंट वहां पर बच्चे आए हैं जिन्होंने अपना रैंक चेकआउट करा है, उन्होंने इतने इतने मार्क्स अचीव करे हैं, तो आप वो सब यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज जैसे कि अभी मैंने अभी आपको पीछे बताया 80 वगैरह की रेंज का पढ़ के, उसी तरह से आप यहाँ पे 50 वाले भी देख सकते हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं और किस किस कैटेगरी से बच्चे हैं जिन्होंने 50 नंबर, 45 नंबर, 45 से अधिक, 40 से अधिक, 30 से अधिक, और 20 से अधिक अचीव करे हैं। तो ये उन बच्चों की लिस्ट है। तो ये सारा आप अच्छे से देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं एनालिसिस पे। और गाइज ये जो है ये रैंक गुरुजी की मार्क एनालिसिस है। तो आप जैसे आपने रैंक मित्र की यहाँ पे दिखाई थी मैंने, जैसे मार्क्स रेंज हो गया, फिर टोटल कितने हैं, यूआर से कितने हैं, ओबीसी से कितने हैं, ईडब्ल्यूएस से कितने हैं, और एससी और एसटी से कितने हैं, वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रैंक गुरुजी की वो है मार्क एनालिसिस। ठीक है, जो कि हमें डेटा रैंक गुरुजी की वेबसाइट से मिला है। ओके, ये भी वही है गाइस, मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं, ये सारे कितने कैंडिडेट्स ने अचीव करे हैं, और ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, कि किस कैटेगरी से कितने बच्चों ने कितना अचीव किया है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब गाइज ये बात आ गई है नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन से पहले की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको कल भी एक वीडियो शेयर करा था जिसमें हमने कट ऑफ की बात करी थी, एक अंडर ग्रेजुएट का वीडियो शेयर करा था, उसमें हमने ग्रेजुएट की भी जो कट ऑफ रहने वाली है वो अनुमान बताया था। वही मैं आपको वापस से यहाँ पर बोल रही हूँ, बिकॉज नथिंग मच हैज चेंज। लेकिन सिर्फ मेन एक चेंज जो सामने आया है वो यही कि आंसर की में कुछ आंसर्स गलत आ गए हैं। तो गाइस उससे फर्क पड़ेगा, आपके मार्क्स में फर्क पड़ेगा, कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हों जिन्होंने उसका आंसर सही किया हो। तो डेफिनेटली उस चीज का फर्क तो देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक वो सामने आती नहीं है चीज, तब तक अगर हम बात करें तो गाइस नॉर्मलाइजेशन से पहले का जो अगर आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो जैसे कि मैंने आपको कल भी शेयर करा था, वो गाइस जनरल कैटेगरी के लिए वो 60-63 रहने वाला है, ओबीसी के लिए 58 से 61 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 60 रहने वाला है, एससी के लिए 52 से 55 रहने वाला है, और एसटी की अगर हम बात करें तो गाइज एसटी के लिए तो 48 से 51 रहने वाला है। तो ये जो है गाइज ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें
जिसमें गाइज अगर 10-12 नंबर मैं नॉर्मलाइजेशन के लगा भी देती हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के मान लो 10-12 नंबर लग गए, क्योंकि हार्ड शिफ्ट भी रही है, ठीक है, और कितनी हार्ड रही है और कितने परसेंट बच्चों ने दिए वो अभी हमने देख ही लिया है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर मैं बात कर लूँ तो गाइज जो पॉसिबल आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो कुछ 70 से 75 तक रहने वाली है। अब इसमें एक और चीज ऐड कर लो, अब इसमें एक और चीज जो ऐड हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि भाई जो हमारा अब जो आंसर की में जो गलती आई है उस आंसर की का जो करेक्ट आंसर होकर आएंगे उसका जो फर्क पड़ता है, जो इस पे इम्पैक्ट करेगा वो अलग होगा। पर अभी तक जो हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से बाद भी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम 70 से 75 कहीं ना कहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस 70 to 75 इज द रियल कट ऑफ। अब गाइस बात कर लें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, आपने पेशेंस दिखाया और आप क्योंकि जानना चाहते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं, तो गाइस अब हम पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताया जिनके आंसर गलत उसमें आंसर की में मार्क होके आ गए हैं। सो उसमें गाइस सबसे पहला क्वेश्चन तो है 12 जून का, ठीक है, 12 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कि विच रिफॉर्मर गेव द स्लोगन वन गॉड वन कास्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया था 12 जून की सेकंड शिफ्ट की पेपर में, जिसका गाइज आंसर जो है वो टिक होके आ गया है ज्योतिबा फुले। पर उसका आंसर ज्योतिबा फुले नहीं होगा, उसका आंसर होगा नारायण गुरु, जो कि ऑप्शन में मौजूद है लेकिन वहां पर गलत टिक कर रखा है। तो अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नारायण गुरु टिक करा था तो वो खुश हो जाइए, वो जवाब आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह से गाइस 12 तारीख का ही सेकंड शिफ्ट के पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी 2025 रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी व्हिच इज एलएएफ बाय 25 बेसिस पॉइंट्स विद इमीडिएट इफेक्ट्स, ठीक है। तो वो कितना कर दिया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज इसमें जो है करेक्ट आंसर 6.25 होगा आपका, ठीक है। और आंसर वहां पे क्या मेंशन कर दिया है 6%। तो अगर आपने 6.25 मेंशन करा है तो अगेन खुश हो जाइए, आपका करेक्ट आंसर है और जल्दी से ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए क्योंकि आपका आंसर सही है। इसी तरह से गाइस 17 जून का एक थर्ड शिफ्ट का पेपर था आपका। 17 जून का जो थर्ड शिफ्ट का आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें भी गाइस एक गड़बड़ देखने को मिली है। उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था दैट हु अमंग द फॉलोइंग इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन इंडिया, जिसका गाइस करेक्ट आंसर होना तो मेयर चाहिए लेकिन वहां पर जो है ना आंसर की में चेयरमैन मेंशन कर दिया है। तो इसका भी आंसर गाइस अगर आपने मेयर डाला है, वैसे आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट हैव आंसर्ड इट मेयर ओनली। और जब मैं एग्जाम एनालिसिस वीडियो बना रही थी तब भी मैं जितने भी बच्चों से आई केम इन कांटेक्ट तो उन्होंने आंसर मेयर ही बताया था। लेकिन पता नहीं कैसे जब आंसर की आई है तो उसमें चेयरमैन मेंशन आ गया है। तो इस चीज पे भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं क्योंकि गाइज मेयर इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये तो है कुछ क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो कि अभी हमें मिले हैं राइट अवे। हम आपको वो क्वेश्चंस भी शेयर कर देंगे, तब तक आप इनके लिए जरूर से ऑब्जेक्शन शेयर करेगा अगर आपने इनका आंसर वो करा है जो हमने आपको बताया है। So that's it guys, those were the very important information related to RRB NTPC आंसर की, जो कि कल यानी कि 1 जुलाई को आपका रिलीज हुआ है। आपने अगर आंसर्स देख लिए हैं, आंसर की देख ली है एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यार नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, तो जरूर से ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो 6 तारीख को 11:55 तक ही लाइव है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा एंड यू विल लूज अ चांस टू गेट योर मार्क बैक, ठीक है। तो ये चीज जरूर से कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।